काफी रात गए। आरोही अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और अपनी किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी उस रूम में अचानक से हुई एक तेज आवाज के कारण वो अपनी गहरी सोच से बाहर निकली। आरोही ने जैसे ही अपनी नजरें पूरे रूम में ये देखने के लिए दौड़ाई कि उसे अब भी किस चीज की आवाज सुनाई दी थी जिससे उसका ध्यान टूट गया था। तब उसकी नजर रूम में मौजूद खिड़की की तरफ चली गई जो उस महल के बगीचे की तरफ खुलती थी। आरोही ने देखा कि उस रूम की खिड़की के दरवाजे हवा के कारण जोर जोर से एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिस वजह से वो तेज शोर उसे सुनाई दे रहा था। इसीलिए आरोही उस खिड़की को बंद करने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगी। आरोही जैसे ही खिड़की के पास पहुंची और वो जैसे ही खिड़की बंद करने लगी, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर नीचे गार्डन में खड़े एक शख्स पर चली गई। रात का अंधेरा काफी गहरा था, इसलिए इतने ऊपर और दूर से किसी शख्स को उस अंधेरे में पहचानना काफी मुश्किल था। लेकिन आरोही को उस शख्स को पहचानने में बिल्कुल भी ना तो देर हुई और ना ही मुश्किल हुई। आरोही समझ गई थी कि नीचे बगीचे में खड़ीदा शख्स कोई और नहीं बल्कि राज खद्दा था। आरोही जानती थी कि राज अब भी बच्चे को लेकर परेशान है, इसलिए आरोही राज से बात करने अपने रूम से निकलकर सीधा नीचे गार्डन की ओर जाने लगी। आरोही सीधा जाकर राज के पीछे खड़ी हो गई। आरोही ने राज को पुकारा, राज! उसकी आवाज सुन वो शख्स मुड़ा। उसका चेहरा देख आरोही हैरान हुई। उसने लड़खड़ाती जुबान से उसका नाम लिया, राहुल! आरोही के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। आरोही चौंक गई और वो पीछे मुड़ी। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। तभी पीछे खड़े शख्स ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अगर तुम तालाब में गिर जाती तो तुम्हें ठंड लग जाती ना। ध्यान रखो अपना। और तुम इतनी रात गए यहाँ कर क्या रही थी? मम? ये आवाज अद्विजय की थी। आरोही ने उसकी शक भरी नीली आंखों में देखते हुए कहा, वो हमने यहाँ राहुल को देखा। राहुल कहाँ है यहाँ राहुल? अद्विजय ने आस पास देखते हुए कहा। तो आरोही ने भी आस पास अपनी नजरें दौड़ाई, मगर उसे न वहां वो दिखाई दिया और न ही आरोही उसे लगा कि शायद वो उसका वहम था। इसलिए उसने अद्विजय को गले से लगा लिया। वहीं दो आंखें उन दोनों को झाड़ियों के पीछे से घूर रही थी। आरोही को डरकर अपने सीने से लगा देख अद्विजय ने उससे कहा, आरोही, तुम किस चीज से इतना डर रही हो? मुझे बताओ। आरोही ने कहा, मैं आपसे डर रही हूँ, आपके प्यार से डर रही हूँ। अद्विजय, क्यों? आपने उस दिन हमारे साथ ऐसा किया। अद्विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर तुमने काम ही ऐसा किया था जिस कारण मुझे तुम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि... इतना कहकर वो रुक गया। क्या मन कर रहा था आपका? आरोही ने पूछा। अद्विजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे मन किया कि मैं तुम्हें फिर से बेड़ियों में कैद कर दूं। अद्विजय ने कहा। उसकी बात सुन आरोही डरते हुए उससे दूर हुई और उसने कहा, मीर, आप ऐसा नहीं करेंगे ना? हम ऐसा करेंगे, और वो भी अभी, क्योंकि आपने ही हमें वो बात याद दिलाकर फिर से गुस्सा दिलाया है। कहकर वो आगे बढ़ा। ये देख आरोही का चेहरा पीला पड़ गया और वो डरकर भागने लगी, मगर अद्विजय ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया। नहीं, आरोही चिल्लाइए, नहीं, यहाँ कोई नहीं है जो आपकी बात सुने। अब आपने जो किया है आपको उसकी सजा भी मिलकर रहेगी। हमने आपसे पहले ही कहा था, जब तक आप ऐसा कुछ नहीं करती हैं जिससे हमें गुस्सा आए, तब तक हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। मगर आपने फिर से वही किया। कहते हुए वो उसे महल के अंदर ले गया और कमरे में आकर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वो उसने दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े बदलने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आरोही बिस्तर पर नहीं बल्कि दरवाजे के पास खड़ी दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अद्विजय ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे उठाकर फिर से बिस्तर पर ले आया। उसने कुटिल मुस्कान के साथ आरोही के कान में कहा, कैसा हो अगर मैं तुम्हें खा जाऊं? कहकर उसने आरोही के कान को काट लिया। ये देख आरोही की आंखें डर से फैल गईं और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, अद्विजय, आप मजाक कर रहे हैं ना? कहते हुए उसका गला सूखने लगा।
मगर अद्विजय ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस झुककर साइड लैंप को ऑफ कर दिया और आरोही को बाहों में भरकर लेट गया। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सो जाओ, मैं तुमसे वाकई मजाक कर रहा था ताकि तुम चुपचाप सो जाओ। मजाक? आरोही ने अचानक उठकर कहा। अद्विजय ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, बिल्कुल, ये मजाक था। फिर वो बेड़ियों में बांधने वाली बात, क्या वो भी मजाक था? आरोही ने हैरान होकर सवाल किया। नहीं, वो मजाक नहीं था, ये एक कड़वा सच था और अब आपको हमेशा उन बेड़ियों में रहना होगा। लेकिन हाँ, वो बेड़ियां अब बदल चुकी हैं, वो अब थोड़ी और भयानक हो चुकी हैं। अद्विजय ने सीरियस लुक के साथ कहा। आरोही ने कहा, क्या सच में? अब आप मुझे किस तरह की बेड़ियों में बांधोगे? उसने मासूमियत के साथ पूछा। ये इस तरह की बेड़ियां हैं, क्या आपको पसंद आई? कहकर उसने अपने दोनों हाथों को आरोही की पतली कमर पर रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। इससे आरोही का नाजुक शरीर अद्विजय के ऊपर आ गया और आरोही को अंधेरे में अद्विजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, जिससे वो समझ गई कि सच में ही वो उससे अब तक मजाक कर रहा था। मगर वो सचमुच काफी ज्यादा डर गई थी। मगर अब इस वक्त अद्विजय का खूबसूरत चेहरे को अपने इतने पास देख उसे अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वहीं उसे शांत देख अद्विजय ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और कहा, तुम दिन भर की भागदौड़ से थक गई होंगी, तो अभी सो जाओ, हम्मम। कहकर उसने के चेहरे को देखा, मगर उसे पता चला कि आरोही तो पहले ही सो चुकी है, तो उसने आगे उसे जगाया भी नहीं और खुद भी सो गया। आधी रात के समय अचानक आरोही की आंख खुली। उसने धीरे से अद्विजय के हाथ को खुद के ऊपर से हटाया और बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने फिर चुपके से रूम का दरवाजा खोला और एक बार बाहर जाने से पहले उसने अद्विजय को देखा। ये देख कि वो जागा नहीं है, आरोही महल से बाहर निकलकर वहीं गार्डन में आ गई और वहां बने एक खूबसूरत तालाब के पास आकर बैठ गई। अचानक उसके दिमाग में आरंभ जी और उस लड़की की बातें याद आने लगी। उसने खुद से कहा, जब मैं मिस उस लड़की के घर से भाग रही थी तो मैंने देखा था कि एक लड़की जो व्हील चेयर पर बैठकर हमें छत से जाते हुए देख रही थी। हो ना हो वह लड़की किसी और अद्विजय की बात कर रही होगी। अगर अद्विजय को मुझसे बच्चा चाहिए होता तो वो अब तक मेरे साथ इतने अच्छे से पेश नहीं आते। ऊपर से उसी जंगल में मेरा सामना वरुण से हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो लड़की और वरुण शायद एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब मैं वरुण को एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं उसे ऐसे ही किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। कहकर वो उस तालाब किनारे से उठी और राहुल को ढूंढने लगी। रात का अंधेरा काफी गहरा था, इसलिए अंधेरे में राहुल को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन आरोही को उसे ढूंढना था, इसलिए वो और आगे बढ़ी। उसे वहम नहीं हुआ था, उसने वाकई में वहां राहुल को देखा था। आरोही ने उसको पुकारा, राहुल, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो, अभी बाहर आओ। राहुल, मैंने कहा बाहर आओ। आरोही के चिल्लाने पर राहुल नहीं आया। वो वहां छुपा तो हुआ था, मगर वो बाहर नहीं आने वाला था। वहीं आरोही की आवाज सुनते ही राज उसके पास आ गया। वो काफी देर से यहाँ गार्डन में बैठकर अपने मोबाइल पर बच्चों की फोटो देखकर उसे याद कर रहा था। मगर आरोही के अचानक वहां आने की उसे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो पीछे पलटकर आरोही की तरफ देखने लगा। राज ने अपना मोबाइल अपने कोट की पॉकेट में रखा और आरोही से बोला, मामी जी, आप यहाँ इस वक्त? आप अभी तक सोई क्यों नहीं? आरोही ने राज की बात का जवाब ना देकर बल्कि उससे ही सवाल कर लिया, आप मेरी छोड़िए राज, आप अपनी बताइए। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सोए हैं अब तक? आरोही की बात सुनकर राज ने कहा, क्या करूं मैं मामी जी, आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि मिस्टी मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और अभी वो किसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो गई है। मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ उससे बात करने के लिए ताकि उन्हें मना सकूं, लेकिन वो है कि ना तो मेरा कॉल रिसीव कर रही है और ना ही मुझे फिर से कॉल बैक करके बात कर रही है। अब आप ही बताइए, मैं करूं भी तो क्या करूं? राज अपनी बात आरोही से कह रहा था तो वही आरोही राज की बातें भी सुन रही थी और उसे ही लगातार देखे जा रही थी। आरोही को अपनी तरफ लगातार देखते देख राज को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया है जिससे आरोही उसे इतनी गौर से देखे जा रही है। इसलिए राज ने आरोही से पूछा, क्या हुआ है मामी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मैंने कुछ ऐसी बात कह दी है क्या
जो आपको पसंद नहीं आई? राज की ये बात सुनते ही आरोही ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो बस यही देखकर हैरान हूं राज कि आप मिस्टी की कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मिस्टी का आपसे बात ना करना आपको इतना ज्यादा बेचैन कर देगा कि आपकी रातों की नींदें भी उड़ जाएगी। आरोही की बात सुनकर राज बोला, जानते हो मामी जी कि आपको ये क्यों लग रहा है। मानता हूं कि मिस्टी की बचकानी हरकतों से मुझे थोड़ी चिढ़ होती है और इस वजह से हर बार उसके और मेरे बीच झगड़ा भी हो जाता है और कई बार तो मैं उसे थोड़ा बहुत डांट भी देता हूँ, जो कि इस बार भी मैंने किया है और इसी वजह से वो इस बार नाराज होकर मुझसे बात भी नहीं कर रही है। लेकिन मामी जी, वो आखिर मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मुझसे अब उसकी ये नाराजगी और नहीं सही जा रही है। पूरे 7 घंटे से ना तो मैंने उसे देखा है और ना ही मैंने उसकी आवाज सुनी है। राज की बातें सुनकर आरोही एक गहरी सोच में डूब गई। वहीं आरोही को अचानक इतनी गहरी सोच में खोए हुए जब राज ने देखा तो उसने आरोही से कहा, मामी जी कहाँ खो गई आप अचानक से? राज की बात सुनते ही आरोही अपने ख्यालों से बाहर आई और राज से बोली, राज हम ट्राई करते हैं एक बार। कहकर उसने मिस्टी का नंबर डायल किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आरोही ने फिर राज के परेशान चेहरे को देखा। उसे लग रहा था कि जरूर कोई बड़ी बात होगी क्योंकि पहले कभी मिस्टी ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। वो मिस्टी के लिए परेशान हो गई और राज से बोली, राज मुझे आपको कुछ बताना है। राज ने जब सुना कि आरोही उसे कुछ बताना चाहती है तो उसने पूछा, बताइए मामी जी, आप क्या बताना चाहती हैं? आरोही ने कहा, राज लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। ऐसा करिए कि आप उसके घर जाइए और जाकर पता लगाइए कि वो वहाँ ठीक तो है ना। आरोही की बात सुनकर राज को भी मिस्टी की चिंता होने लगी, इसलिए उसने आरोही की बात से सहमत होते हुए उससे कहा, आप ठीक कह रही हैं मामी जी, मैं कल मिस्टी के महल जाऊंगा मिस्टी से मिलने। राज की बात सुनकर आरोही ने सुकून भरी गहरी सांस ली और धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर आरोही ने राज से कहा, चलिए राज काफी रात हो चुकी है, आप जाइए अपने रूम में और जाकर सो जाइए, मैं भी अपने रूम में जा रहे हैं। इतना कहकर आरोही अपने एक हाथ को अपने चेहरे की तरफ ले गई और अपने होठों के सामने अपनी उंगलियों से छुटकी बजाते हुए उबासी लेने लगी। आरोही की बात सुनकर और उसे इस तरह से नींद से भरी उबासी लेने की हरकत करते देख राज के होठों पर स्माइल आ गई। राज ने मुस्कुराते हुए आरोही से कहा, आप जाइए मामी जी अपने रूम में आराम करने। अब तो सुबह होने को आई है, इसलिए हम भी अपने रूम में जा रहे हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। जिस पर आरोही ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर वो दोनों बगीचे से महल के अंदर की ओर जाने लगे। वो दोनों जैसे ही महल के अंदर जाने के लिए महल के एंट्री डोर तक पहुंचे, तभी एक जीप बहुत ही तेज स्पीड से महल के बाहर आकर रुकी। उस काले रंग की जीप में बैठे शख्स ने काफी तेज आवाज के साथ उस जीप को रोकने के लिए ब्रेक लगाए थे। इसीलिए उस जीप की आवाज सुनकर राज और आरोही ने पीछे पलटकर उस जीप की ओर देखा। उन दोनों ने देखा कि उस जीप में से एक आदमी बाहर आया। राज ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुमार था। कुमार ये क्या है? राज ने पूछा। भाई वो अजीब बाबा मुझे मिल गया था जिस वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ और मैं लॉन्ग ड्राइव पर चला गया था। और आप दोनों सोए क्यों नहीं अभी तक? अभी सोने ही जा रहे हैं, तुम भी चलो, राज ने कहा। वो सभी कुछ ही देर में महल में चले गए। राज अभी भी बेचैन था, इसलिए वो कल का इंतजार नहीं कर सका और मिस्टी के महल में चुपके से घुसकर उसके रूम में गया। मिस्टी, मेरे साथ डेट पर चलो, ये कहकर उसने हैरान मिस्टी को अपने साथ लिया और चोरी छुपे महल से निकल गया। आरोही जब राहुल को तलाश रही थी तो उसे वहां बस राज मिला, जो मिस्टी के लिए परेशान था। तो आरोही ने उसे मिस्टी को कहीं घुमाने ले जाने के लिए कहा, तो वहीं राज रात को ही मिस्टी एक बड़े से होटल के अंदर गया। राज रुकिए, देखिए तो ये जगह कितनी अच्छी है, वो देखिए छत के ऊपर कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं। मिस्टी ने होटल की खूबसूरती को देखते हुए कहा, ये झूमर है मिस्टी, और चलो यहाँ से कमरे में तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी।
राज ने मिस्टी के कंधे पर सॉल्ट डालते हुए कहा, मगर राज, हम यहाँ क्यों आए हैं और इतनी बड़ी जगह पर और कोई क्यों नहीं है? मिस्टी ने पूछा। वो क्या है ना, हमारी शादी होने वाली है तो हम आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपको यहाँ होटल में लाए हैं और यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। हमने इस फ्लोर को पहले से ही पूरा रिजर्व कराया हुआ है, समझी? लेकिन राज, हम महल में भी तो बैठकर बातें कर सकते थे, फिर यहाँ आने के लिए पैसे क्यों बर्बाद किए? मिस्टी ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुन राज मुस्कुराया और उसके मिस्टी के कान के पास आकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि सौम्या दी फिर से तुम्हारी चीख सुने और बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़कर हर बार हमें परेशान करें? राज ने पूछा और वो उसे एक रूम में ले गया। लेकिन हम क्यों चिल्लाएंगे? आपने तो कहा कि हम बातें करेंगे। वो अपनी बात खत्म नहीं हुई इससे पहले उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वो गुस्से से चिल्लाई, राजा आप? राज ने मिस्टी की पीठ पर किस करते हुए कहा, क्या ये नाइट ड्रेस के अंदर रिवीलिंग लिंगरीज तुमने मेरे लिए नहीं पहनी तो इतनी मासूम क्यों बन रही हो? लंगरीज ये क्या होता है? मिस्टी ने पूछा। तो राज ने कहा, जो तुमने पहनी है उसे कहते हैं और ये मुझे बेहद पसंद आई। आज पहली बार मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है मिस्टी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। कहते हुए उसने मिस्टी को बिस्तर पर बैठाया और उसके सैंडल उतार रहा था। वो मिस्टी को घबराया देख मुस्कुराया। रुकिए राज, हम अपने सैंडल की देखभाल कर सकते हैं और आपको हमारे पैर नहीं छूने चाहिए, हमें पाप लगेगा। कहते हुए मिस्टी ने उसके हाथ दूर करने की कोशिश की। राज उठा और उसके हाथ नाइट ड्रेस की जिप की ओर गया और उसे नीचे खींच लिया। मेरे सामने तुमने जो पहना है उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम खुद को बचा पाओगी? राज की हस्की वॉइस ने मिस्टी के दिल को सहमा दिया। अब अच्छी बनो, राज ने आगे कहा। ऐसा मत करिए राज, हमारी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। ये कपड़े हमें आरोही दीदी ने दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये कपड़े हम आपके सामने पहनेंगे तो आप कभी हमसे नाराज नहीं होंगे और हमें बहुत सारा प्यार करेंगे और हमें कई तोहफे भी दिया करेंगे। मगर आप तो, कहकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपक आए। राज ने एक आह भरी और खुद से कहा, लगता है मामी जी ने मिस्टी को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ लिया है। खुद से कहते हुए उसने अपने घुटने टेके और मिस्टी का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से समझाते हुए कहा, मिस्टी, मामी जी ने जो कहा हम वही कर रहे हैं। अब देखो हमारी आंखों में क्या, हमारी आंखों में गुस्सा या नाराजगी तुम्हें दिख रही है? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, हमें शक नहीं है, लेकिन आपने हमें तोहफा नहीं दिया। मिस्टी की ये बात सुनकर राज की आंखें चमक उठी। तो मेरे लिए आप क्या तोहफा लाए हैं? मिस्टी ने पूछा। वो तोहफा तुम्हारी थोड़ी सी मदद से ही तुम्हें मिलेगा, राज ने कहा। ऐसा क्या? तो फिर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हम आपकी पत्नी हैं, तो हमें तो आपकी हर काम में मदद करनी चाहिए, मिस्टी ने कहा। ये हुई ना मेरी आज्ञाकारी पत्नी वाली बात। अब हम जो भी करेंगे तुम बिल्कुल भी शोर नहीं करोगी। ऐसा करके ही हम आपको तोहफे में एक बच्चा दे सकते हैं और तुम्हें भी तो बच्चा चाहिए ना, राज ने कहा। तो मिस्टी ने हाँ में सिर हिलाया। राज ने बिस्तर के साइड में रखा लैंप ऑफ किया। मिस्टी को प्यार करने लगा। तभी मिस्टी उठ बैठी और उसने कहा, नहीं राज, आप नहीं कर सकते, लोग सुनेंगे। मिस्टी घबराई हुई थी। उन्हें सुनने दो, या तुम आवाज ना करने की कोशिश कर सकती हो। वेट मिस्टी, ये बहाना काफी बेकार था। हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। राज ने अब वो मिस्टी की हरकतों से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। अगर मिस्टी अब एक भी शब्द कहती तो दोनों की लड़ाई होनी तय थी। इसलिए मिस्टी चुप रही। राज ने उसे फिर से लिटाया और वो उसकी पीठ को चूमने लगा। मिस्टी का शरीर कांप रहा था। उसने मिस्टी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। सुबह के 11 बजे मिस्टी ने अपने सिर पर किसी का गर्म हाथ महसूस किया। क्या तुम उठना चाहती हो? मिस्टी ने एक जानी पहचानी कोमल आवाज सुनी जो गर्मजोशी से भरी हुई थी। मिस्टी की आंखें खुलते ही फड़फड़ाने लगीं और उसने राज को देखा, जो उसे देख
प्यार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसे कुछ देर पहले की बातें याद आईं और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे रोते देख राज की मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया या तुम दर्द में हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? वो चिंतित था। मिस्टी ने अपना मुंह फेरा और मन में कहा, तो क्या हुआ अगर वो चिंतित हैं? जब हमने इन्हें रुकने के लिए कहा तो इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमें पता है कि अब राज हमसे प्यार नहीं करते। उसने सोचा और उसके आंसू नहीं रुके। वे गिरते रहे। राज ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसने पूछा, तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है? बताओ, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? क्या हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएं? मिस्टी ने अपना मुंह खोला और कहा, हम मत छुओ। राज नीचे बैठा और उसे कहा, आई एम सॉरी मिस्टी, मगर तुम जानती हो ना, मैं बाहर कई हॉट लड़कियों को देखते हूँ। कई बार तो हमारे दोस्त लड़कियां लेकर आए थे, पर हमने उन्हें बस देखकर मना कर दिया। बस अपनी बीवी का इंतजार किया और अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आपने उन्हें देखा? मिस्टी ने आईब्राउज चढ़ाते हुए पूछा। राज ने घबराते हुए कहा, अगेन आई एम सॉरी। वो मेरे दोस्त बिना बताए लकड़ियां लाते थे। कहकर उसने मिस्टी के चेहरे को देखा। जब उसे लगा मिस्टी उसकी बात पर एग्री हो रही है, तो उसने मन में कहा, थैंक गॉड, हमारे दोस्तों की करतूत के बारे में मिस्टी को पता चलता तो आज के बाद वो हमारी शक्ल तक नहीं देखती। राज, वो लकड़ियां सुंदर तो होंगी ना, और पढ़ी लिखी भी? मिस्टी ने अचानक कहा। मिस्टी ने अचानक पूछा। तो अब राज को यकीन हो गया कि उसकी होने वाली पत्नी को पूरी तरह से उस पर शक हो गया है, तो उसने सच उगलना ही बेहतर समझा। उसे इतना तो यकीन था कि उसकी वाइफ उसकी लॉयल्टी पर तो विश्वास करेगी, इसीलिए उसने सारा ब्लेम अपने दोस्तों पर डाल दिया। वैसे भी वो अपनी प्यारी होने वाली पत्नी के आगे अपने दोस्तों को कुछ नहीं समझता। मिस्टी उठी और उसने अपना हाथ आगे किया। राज को लगा कि वो उसके उठने में मदद कर रही है, इसलिए उसने अपना हाथ मिस्टी के हाथ में दे दिया। मिस्टी ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखा और कहा, मुझे वचन दीजिए। क्या? राज ने अटकते हुए कहा, मुझे वचन दीजिए कि जब भी कोई दूसरी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। मिस्टी ने कहा। तो राज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो, हम ऐसे नहीं हैं। हमारी जिंदगी में किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो आप उनकी जिम्मेदारी लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि कोई और लड़की हमारी माँ जैसी जिंदगी बिताए, इसीलिए वादा कीजिए हमसे। मिस्टी ने कहा, ठीक है, वादा किया। वहीं अगली सुबह नीलमणि महल में आरोही और धानी दोनों काफी देर तक सोई हुई थी। जब 9 बजे किसी ने उनके डोर बेल बजाई तो आरोही ने उठकर उबासी ली और फिर जाकर उसने दरवाजा खोला। उसने अपनी टी शर्ट को ठीक किया और आंखों को मसलते हुए देखा कि बाहर कौन है। बाहर जब उसे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा तो मिस्टी जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने आरोही के सिर पर अपना हाथ रख दिया और उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा, मेरा गोलू मोलू? कहकर उस आदमी ने आरोही के गाल को पिंच किया। मिस्टी ने उस आदमी से दूर होकर कहा, मानव, हाउ डेयर यू, दूर मरो। मानव ने मुस्कुराते हुए आरोही के मुंह पर हाथ रखा और कहा, मरे तेरे दुश्मन, और बता क्या सब चल रहा है और क्या करने का सोचा है? आरोही के कंधे पर मानव ने हाथ रखा और पूछा। आरोही ने कहा, कुछ नहीं। अब तक रूम में बिस्तर पर फेल कर लेटी धानी मानव की आवाज सुनकर उठ गई और उसने बाहर जाकर देखा तो उसे मानव दिखा। धानी को मानव ने हेलो किया। आरोही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर मानव रुक गया। क्या बताइए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया हो? ये कहकर मिस्टी हंसने लगी। जब उसने हंसते हुए मानव का सीरियस फेस देखा तो वो चुप हो गई और उसका चेहरा शॉक से भर गया। उसने जल्दी से कहा, डोंट यू से कि मैं सच बोला रही हूं। मानव ने कहा, ओ शिट मिस्टी, तू जल्दी मेरे साथ बाहर चल, वो बाहर अकेला होगा। इतना कहकर मानव ने आरोही का हाथ पकड़ा और वो उसे बिल्डिंग से बाहर ले आया। वहां उसकी जीप खड़ी थी। उस जीप के पास जाकर मानव ने दरवाजा खोला और तभी 2 छोटे छोटे पैर बाहर आए और फिर एक छोटा सा सिर बाहर आया। ये देखकर आरोही शॉक रह गई और उसने कहा, ये बच्चा कौन है?
मानव ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो उस क्यूट से दिखने वाले लड़के ने, जिसने सूट बूट पहना हुआ था और उसने काफी अच्छे से बाल बनाया हुए थे और उसने आंखों पर चश्मा भी लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही समझदार बच्चा है। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी आंख से चश्मा उतारकर अपनी पॉकेट में रखा और फिर अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया ताकि वो आरोही से हैंडशेक कर सके। आरोही ने अपना हाथ उस छोटू से बच्चे के हाथ में दिया। उस लड़के ने कहा, हेलो मिस माई सेल्फ, ग्रैब इट एंड ही इज माई डैड। आरोही उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर अपने घुटनों पर नीचे बैठ गई और उसने इस क्यूट से बच्चे के गाल को खींचते हुए कहा, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और